उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे, जहां पक्की सड़क खत्म होती है और धूल भरे रास्ते शुरू होते हैं, वहीं एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह कहानी किसी राजा या रानी की नहीं है और न ही किसी बड़े शहर के अमीर घर की है। यह कहानी तो उस मिट्टी की है जिसमें पसीना और आंसू दोनों मिले होते हैं। यह कहानी है 13 साल के राजू की। राजू, जिसके न तो पैर में सही चप्पल थी और न ही बदन पर साबुत कपड़े, लेकिन जिसकी आंखों में ऐसे सपने थे जो शायद बड़े बड़े महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होते। जेठ की दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था। धरती इतनी तप रही थी कि नंगे पैर चलो तो छाले पड़ जाएं। ऐसे में गांव के बाहर कचरे के ढेर पर, जहां लोग अपनी नाक बंद करके गुजरते हैं, राजू कुछ ढूंढ रहा था। उसके हाथ काले थे, तेल और ग्रीस से सने हुए। उसके माथे से पसीना टपककर उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस कचरे के पहाड़ पर था। वह किसी हीरे या सोने की तलाश में नहीं था। उसके लिए सोना तो वह पुराना, जंग लगा लोहे का टुकड़ा था जिसे दुनिया बेकार समझती थी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कचरे के ढेर से एक पुरानी टूटी हुई मोटरसाइकिल का एक हिस्सा खींचा। वह एक शॉक एब्जॉर्बर था। राजू ने उसे ऐसे उठाया जैसे किसी मां को अपना खोया हुआ बच्चा मिल गया हो। उसने अपनी मैली कमीज से उसे पोंछा और अपने थैले में डाल दिया। उसका थैला पहले से ही तारों, टूटे हुए पंखों के ब्लेड और अजीबोगरीब मशीनों के टुकड़ों से भरा हुआ था। राजू के पिता नहीं थे। 5 साल पहले एक बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। घर में बूढ़ी और बीमार मां थी जो दिन भर खांसती रहती थी, और एक छोटी बहन थी, गौरी, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। वह बहुत प्यारी थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी, लेकिन भगवान ने उसे दुनिया देखने वाली आंखें नहीं दी थीं। गौरी देख नहीं सकती थी। जब वह पैदा हुई थी तो गांव के लोगों ने कहा था कि यह तो परिवार पर बोझ है, लेकिन राजू के लिए गौरी बोझ नहीं, उसकी जान थी। शाम ढलने लगी थी। राजू अपने भारी थैले के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसका घर, जो कि टीन और प्लास्टिक की बोरियों से बना था, गांव के सबसे आखिरी छोर पर था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि गौरी दरवाजे की चौखट पर बैठी है। उसके कान बहुत तेज थे। राजू के कदमों की आहट सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा। भैया, गौरी चिल्लाई, अपने छोटे छोटे हाथ हवा में लहराते हुए। राजू की सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। उसने अपना थैला नीचे रखा और दौड़कर गौरी के पास गया। अरे मेरी गुड़िया, तू बाहर क्यों बैठी है? धूप अभी पूरी तरह गई नहीं है। गौरी ने राजू के गालों को अपने नन्हे हाथों से टटोला। मुझे पता था आप आ रहे हो। आपके थैले से लोहे की खनक आ रही थी। भैया, आज क्या लाए हो? राजू हंसा। आज तो खजाना मिला है गौरी। आज मुझे वो मिल गया जो मुझे शेरू के लिए चाहिए था। शेरू, यह नाम सुनते ही गौरी ताली बजाने लगी। शेरू राजू का सपना था, राजू का जुनून था। गांव के लोग राजू को पागल कहते थे। वे कहते थे कि यह लड़का दिन भर कूड़े में पड़ा रहता है, अजीब अजीब चीजें जोड़ता रहता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि राजू क्या कर रहा था। पिछले 6 महीनों से राजू अपनी झोपड़ी के पीछे एक छोटे से हिस्से में कुछ बना रहा था। उसने पुराने पंखों की मोटरें, साइकिल की चेन, खराब हुए पानी के पंप के हिस्से और ट्रक के पुराने बैटरियों को जमा किया था। वह एक कुत्ता बना रहा था। कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि लोहे का कुत्ता। एक ऐसा रक्षक जो कभी सोता नहीं, जिसे भूख नहीं लगती, और जो उसकी बहन गौरी की रक्षा तब कर सके जब राजू काम पर जाए या मां बीमार हो। रात हो गई। मां ने चूल्हे पर रूखी रोटियां बनाई थीं। खाने में सिर्फ नमक और प्याज था। राजू ने चुपचाप खाना खाया। गरीबी की एक आदत होती है, वह इंसान को कम उम्र में ही बड़ा बना देती है। राजू कभी शिकायत नहीं करता था। खाना खाने के बाद जब मां और गौरी सो गए, राजू अपने काम पर लग गया। झोपड़ी के पीछे एक छोटे से दिए की रोशनी में राजू अपनी दुनिया रच रहा था। वहां जमीन पर एक लोहे का ढांचा पड़ा था। देखने में वह किसी जानवर जैसा लगता था। उसके 4 पैर थे जो साइकिल के सस्पेंशन और लोहे की पाइपों से बने थे। उसका पेट एक पुराने कंप्यूटर के डिब्बे CPU से बना था, और उसका सिर एक पुरानी मोटरसाइकिल की हेडलाइट थी। राजू ने आज जो शॉक एब्जॉर्बर ढूंढा था, उसे उसने उस ढांचे के पिछले पैर में लगाया। उसके पास कोई वेल्डिंग मशीन नहीं थी। वह तारों को कसकर बांधता था या फिर टूटे हुए सोल्डरिंग आयरन को आग में गर्म करके टांका लगाता था।
उसके हाथ कई जगह से कटे हुए थे, जले हुए थे, लेकिन उसका जुनून आग की तरह जल रहा था। हे विश्वकर्मा भगवान, बस इसमें जान डाल दो, राजू बुदबुदाया। उसने बैटरी के तारों को मोटर से जोड़ा, एक चिंगारी निकली। राजू डरा नहीं, उसने फिर कोशिश की। उसने एक पुराना रिमोट कंट्रोल, जिसे उसने किसी कबाड़ी वाले से 5 रुपये में खरीदा था, हाथ में लिया। उसने बटन दबाया। घड़ घड़ घड़, लोहे के उस ढांचे के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई सोता हुआ जानवर जाग रहा हो। मोटर घूमी, लोहे के पैर हिले, राजू की सांसें थम गईं। वह लोहे का कुत्ता, उसका शेरू, खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पहले वह लड़खड़ाया, फिर गिरा, फिर एक अजीब सी यांत्रिक आवाज के साथ उसके अगले पैर सीधे हो गए। हेडलाइट, जो उसका सिर थी, जल उठी। पीली मध्यम रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वह कामयाब हो रहा था। उसने कबाड़ को जिंदगी दे दी थी। अगले कुछ हफ्तों तक राजू का यही नियम रहा, दिन में कबाड़ बीनना ताकि घर का चूल्हा जल सके, और रात में शेरू को तैयार करना। उसने शेरू के अंदर एक पुराना मोबाइल फोन भी फिट कर दिया था ताकि वह उसकी आंख बन सके। उसने सेंसर के नाम पर पुराने खिलौनों के हिस्से लगाए थे, हिस्से कार के प्लस करने के लिए लगा करने वाप करने वाली है, जो किसी चीज से टकराने पर शेरू को रोक देते थे। गांव वाले अक्सर उसके घर के पास से गुजरते और अजीब आवाजें सुनकर डरते। कोई कहता उस घर में भूत है, कोई कहता राजू काला जादू कर रहा है। एक दिन गांव का एक अमीर जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह अपनी जीप से वहां से गुजरा। उसकी जीप का टायर पंचर हो गया था। राजू वहीं सड़क किनारे बैठा कुछ तारों को छील रहा था। ये लड़के, ठाकुर चिल्लाया, इधर आ, मदद कर। राजू दौड़ कर गया। उसने देखा कि टायर बुरी तरह से फटा हुआ है। ठाकुर और उसका ड्राइवर पसीने से तरबतर थे। राजू ने बिना कुछ बोले जैक लगाया और इतनी फुर्ती से टायर बदला कि ड्राइवर भी देखता रह गया। तू तो बड़ा कारीगर है रे, ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। क्या करता है? राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी कबाड़ का काम करता हूं मालिक। कबाड़ का? हो, तेरे हाथ तो मशीन की तरह चलते हैं। कभी हवेली पर आ, हमारे ट्रैक्टर ठीक करने के लिए। राजू ने सिर्फ सिर हिलाया। वह जानता था कि गरीब की कला की कद्र सिर्फ तब तक होती है जब तक अमीर को उसकी जरूरत होती है। उसे ठाकुर की हवेली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे जल्दी घर जाना था, क्योंकि आज उसने शेरू में आवाज डालने का सोचा था। उसने एक पुराने लाउड स्पीकर का हॉर्न जुगाड़ किया था। उस शाम जब गौरी आंगन में बैठी थी, अचानक उसे एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। भाव! गौरी डर गई। मां, कोई जानवर आ गया, वह चिल्लाई। राजू हंसते हुए बाहर आया। डरो मत गौरी, यह अपना शेरू है। तेरा शेरू? गौरी ने अचरज से पूछा। भैया, वह तो लोहे का है, वह कैसे बोल सकता है? राजू ने शेरू का रिमोट दबाया। लोहे और तारों का वह ढांचा खड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चलकर गौरी के पास आया। उसके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे जंजीरें जमीन पर घिसट रही हों, छन छन छन। राजू ने उसे गौरी के कदमों के पास रोक दिया। हाथ लगा के देख, राजू ने प्यार से कहा। गौरी ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने ठंडे लोहे को छुआ। उसने हेडलाइट को, जो अब हल्की गर्म थी, महसूस किया। उसने उन तारों को छुआ जो उसकी नसों की तरह थे। भैया, यह तो सचमुच का कुत्ता लग रहा है, बस थोड़ा सख्त है, गौरी ने खिलखिलाते हुए कहा। क्या यह मुझे काटेगा? कभी नहीं, राजू ने उसका माथा चूमते हुए कहा। यह सिर्फ उन लोगों को काटेगा जो मेरी गुड़िया को परेशान करेंगे। यह अब तेरी रक्षा करेगा। जब मैं काम पर जाऊंगा, शेरू तेरे पास रहेगा। राजू ने शेरू को इस तरह प्रोग्राम किया था जुगाड़ से कि वह गर्मी और आवाज को पहचान सकता था। अगर कोई गौरी के पास तेजी से आता तो शेरू खड़ा हो जाता और उसका भोंपू हॉर्न बजने लगता। यह कोई हाईटेक रोबोट नहीं था जैसा कि फिल्मों में होता है। यह एक गरीब बच्चे का जुगाड़ था, लेकिन इसमें जो प्यार डाला गया था वह किसी भी विज्ञान से बड़ा था। धीरे धीरे शेरू राजू के परिवार का हिस्सा बन गया। मां पहले तो डरती थी कि कहीं करंट न लग जाए, लेकिन जब उसने देखा कि शेरू कैसे गौरी के पास चुपचाप बैठा रहता है तो उसे भी भरोसा हो गया। गौरी अब शेरू की पीठ पर बैठकर नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चलकर रास्ता ढूंढना सीख रही थी। शेरू के चलने की आवाज से उसे पता चल जाता था कि रास्ता कहां है। लेकिन खुशियां गरीब के घर ज्यादा दिन नहीं टिकती, उनकी किस्मत में संघर्ष लिखा होता है। उन दिनों आसपास के जिलों में एक खौफ फैला हुआ था। काला नाग गिरोह,
यह बच्चों को उठाने वाला एक क्रूर गिरोह था। वे मेलों से, स्कूलों के बाहर से और सूने घरों से बच्चों को उठा ले जाते थे और उन्हें शहरों में भीख मंगवाने या गलत कामों के लिए बेच देते थे। पुलिस सुस्त थी और गिरोह बहुत चालाक। गांव की चौपाल पर रोज चर्चा होती थी। सुना है कल पड़ोस के रामपुर से 2 बच्चे गायब हो गए, एक बुजुर्ग ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। हाँ काका, कहते हैं वे लोग एक काली गाड़ी में आते हैं, बच्चों को बेहोश करते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं, दूसरे ने डरते हुए जवाब दिया। राजू भी यह बातें सुनता था। उसका दिल घबराता था। उसका घर गांव के बाहर था, बिल्कुल अकेला। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं। उसे अपनी मां और गौरी की चिंता सताती थी। इसलिए उसने शेरू में एक नया बदलाव किया। उसने एक पुराने तसर बिजली का झटका देने वाला मच्छर मारने का रैकेट को तोड़कर उसका सर्किट शेरू के मुंह वाले हिस्से में लगा दिया। अगर कोई जबरदस्ती करे तो शेरू उसे करंट मार सकता था। यह खतरनाक था, लेकिन राजू के पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। गौरी ने राजू की कलाई पर एक धागा बांधा। वह धागा भी राजू ने ही उसे लाकर दिया था। एक पुराना रंगीन धागा जो उसने किसी दुकान के बाहर गिरा हुआ पाया था। भैया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, गौरी ने उदास होकर कहा। पगली, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू है वही बहुत है। और देख, मैंने तुझे शेरू दिया है ना, वह तेरी राखी का फर्ज निभाएगा। उस दिन घर में खीर बनी थी, थोड़ी सी चीनी और चावल, लेकिन उसमें स्वाद अमृत जैसा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। 2 दिन बाद राजू को शहर के बाजार में कबाड़ बेचने जाना पड़ा। वहां उसे अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी। मां की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, इसलिए वह खाट पर लेटी थी। गौरी, मैं जा रहा हूं, राजू ने कहा। शेरू को मैंने चालू कर दिया है, वह दरवाजे पर ही है। घर से बाहर मत निकलना और मां को दवाई समय पर दे देना। फिक्र मत करो भैया, मैं और शेरू घर संभाल लेंगे, गौरी ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। राजू का मन नहीं मान रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने जाते जाते शेरू के सिर हेडलाइट पर हाथ फेरा। मेरे जाने के बाद मेरी बहन का ख्याल रखना दोस्त, उसने लोहे की मशीन से कहा। शेरू की लाल बत्ती एक बार जली और बुझ गई, मानो उसने हामी भरी हो। राजू साइकिल पर अपना सामान लादकर शहर की ओर निकल गया। रास्ता लंबा था। उसे शहर पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे। इधर दोपहर का सन्नाटा गांव में छा गया। सूरज ढलने को था, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई थी। मां दवाई खाकर गहरी नींद में सो गई थी। गौरी आंगन में बैठी एक पुरानी गुड़िया से खेल रही थी। शेरू उसके पास ही शांत खड़ा था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। तभी दूर सड़क पर एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। यह किसी ट्रैक्टर या बैलगाड़ी की आवाज नहीं थी। यह एक भारी इंजन वाली गाड़ी थी। एक काले रंग की वैन, जिसके शीशे काले थे, धूल उड़ाती हुई गांव की ओर आ रही थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। वह सीधे राजू की झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। शायद वे रास्ता भटक गए हों, या शायद वे पानी मांगने आए हों, लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। गाड़ी झोपड़ी से थोड़ी दूर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। उनके चेहरे पर गमछा बंधा हुआ था। उनकी आंखें क्रूर थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा। सन्नाटा था, कोई नहीं देख रहा था। एक आदमी ने इशारे से दूसरे को झोपड़ी की तरफ भेजा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर आंगन में खेलती हुई गौरी पर पड़ी, एक अकेली अंधा बच्ची। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। शिकार मिल गया, उसने धीरे से अपने साथियों को इशारा किया। वे बिल्ली के कदमों से आगे बढ़े। गौरी देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे आहट सुनाई दी। भैया, क्या आप वापस आ गए? गौरी ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। भैया, गौरी की आवाज में डर आ गया। तभी शेरू, जो अब तक शांत था, उसके अंदर का सेंसर हरकत में आया। उसने अपरिचित कदमों की कंपन महसूस की। उसके अंदर की मोटरें चालू हो गईं। घड़ घड़ की आवाज आई। यह क्या है बे? एक गुंडे ने शेरू को देखकर कहा। यह क्या कचरा रखा है यहां? छोड़ उसे, लड़की को उठा, दूसरे ने हुक्म दिया। एक गुंडा गौरी की तरफ लपका। जैसे ही उसने गौरी का हाथ पकड़ा, गौरी चीख पड़ी। मां, भैया! उसकी चीख सुनते ही शेरू हरकत में आ गया। राजू ने उसे प्रोग्राम किया था कि तेज आवाज या चीख पर उसे हमला करना है। लोहे का कुत्ता अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। उसके पहिए और पैर जमीन पर रगड़े। भाव, हॉर्न की तेज आवाज। गुंडा चौंका। क्या बला है ये? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता,
शेरू ने अपने लोहे के सिर से गुंडे के पैर पर जोरदार टक्कर मारी। लोहे की चोट हड्डी पर लगी। गुंडा दर्द से चिल्लाया और पीछे गिर गया। अरे, इस डिब्बे ने मुझे मारा, मारो इसे, वह चिल्लाया। बाकी दो गुंडे लाठियां लेकर आगे आए। शेरू डरा नहीं, वह गौरी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसका भोंपू लगातार बज रहा था, पूरे गांव को जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गुंडे तैयार थे। एक ने लोहे की रॉड से शेरू पर वार किया। धड़ाम! रॉड शेरू की पीठ सीपीयू बॉक्स पर लगी। चिंगारियां निकलीं। शेरू का ढांचा हिल गया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने फिर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरे गुंडे ने एक भारी पत्थर उठाकर शेरू के सिर हेडलाइट पर दे मारा। छटा! कांच टूटने की आवाज आई। शेरू की आंख फूट गई। उसका सिस्टम डगमगाने लगा। वह गोल गोल घूमने लगा, दिशा भटक गया। जल्दी कर, शोर सुनकर लोग आ जाएंगे, गुंडे ने चिल्लाकर कहा। एक आदमी ने गौरी को उठाया और उसके मुंह पर नशीला रुमाल रख दिया। गौरी के हाथ पांव ढीले पड़ गए। नहीं भैया, शेरू! गौरी की डूबती हुई आवाज आई। उन्होंने गौरी को गाड़ी में डाला। शेरू अपनी टूटी हुई अवस्था में भी घिसटता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके तार बाहर निकल आए थे। उसका एक पैर टेढ़ा हो गया था, लेकिन वह अपनी मालकिन को बचाने के लिए रेंग रहा था। गाड़ी का ड्राइवर हंसा और उसने गाड़ी का पिछला पहिया शेरू के ऊपर से चढ़ा दिया। कड़कड़! लोहे के पिचकने की आवाज आई। शेरू मिट्टी में दब गया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से भाग निकली। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ धूल का गुबार और जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ मशीनी कुत्ता बाकी रह गया। कुछ देर बाद मां की नींद खुली। उन्हें लगा उन्होंने गौरी की चीख सुनी है। वे खांसते हुए बाहर आईं। गौरी, बेटा! आंगन खाली था। दरवाजे पर टायर के निशान थे और वहां धूल में शेरू का टूटा हुआ शरीर पड़ा था, जिसमें से अब भी हल्की हल्की बीप बीप की आवाज आ रही थी, जैसे वह रो रहा हो। मां समझ गईं। वे वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटकर रोने लगीं। उनकी दुनिया लुट चुकी थी। शहर में राजू को अचानक बहुत बेचैनी हुई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने अपना सारा काम छोड़ा, पैसे भी पूरे नहीं लिए, और पागलों की तरह साइकिल चलाते हुए घर की ओर भागा। उसके पसीने छूट रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। मां बेहोश पड़ी थीं, पड़ोसी जमा थे, और उसका शेरू, उसका गर्व टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। गौरी कहां है? राजू चीखा। मेरी बहन कहां है? पड़ोस के काका ने रोते हुए बताया। राजू, वो काले नाग वाले, वे गौरी को ले गए। हम जब तक आए गाड़ी जा चुकी थी। तेरा ये खिलौना, इसने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन वे लोग ज्यादा थे। राजू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने शेरू के टूटे हुए सिर को गोद में उठाया। तेल और ग्रीस उसके आंसुओं के साथ मिल गया। उसने वादा किया था, उसने रक्षाबंधन पर वादा किया था, और वह फेल हो गया। उसका विज्ञान फेल हो गया। उसकी गरीबी जीत गई। राजू आसमान की तरफ देखकर दहाड़ मारकर रोया। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। लेकिन रोने से गौरी वापस नहीं आने वाली थी। राजू ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दुख की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। एक संकल्प था। उसने शेरू के टूटे हुए हिस्सों को देखा। उसकी आंख हेडलाइट टूटी थी, लेकिन उसका दिमाग, मेमोरी चिप और फोन अब भी उसके पेट सीपीयू बॉक्स के अंदर सुरक्षित था। राजू को याद आया, उसने शेरू में एक जीपीएस ट्रैकर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह महंगा था इसलिए नहीं लगा पाया था। लेकिन उसने शेरू के अंदर जो पुराना मोबाइल लगाया था उसमें एक सिम कार्ड था, और वह फोन हमेशा चालू रहता था। अगर वह फोन अभी भी सिग्नल दे रहा हो। राजू ने पागलों की तरह शेरू के मलबे को खोला। उसके हाथ खून से सने थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने तारों के जंजाल के बीच से वह पुराना टूटा हुआ फोन निकाला। स्क्रीन चकनाचूर थी, लेकिन कीपैड की बत्ती जल रही थी। फोन जिंदा था। राजू का दिमाग, जो अभी तक सदमे में था, अब एक इंजीनियर की तरह चलने लगा। अगर गुंडे गाड़ी से गए हैं और शेरू उनके टायर से कुचला गया था, तो हो सकता है कि शेरू का कोई हिस्सा, कोई तार या कोई चुंबक उनकी गाड़ी में चिपक गया हो। नहीं, यह संभव नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर शेरू के जबड़े क्लैंप पर पड़ी। शेरू के जबड़े में एक कपड़े का टुकड़ा फंसा था। यह किसी गुंडे की पैंट या कमीज का टुकड़ा था, और उस कपड़े से एक अजीब सी तीखी गंध आ रही थी। राजू ने उसे सूंघा। यह गंध
उसने शहर में कहीं महसूस की थी। यह किसी खास रसायन, केमिकल या कारखाने की गंध थी। राजू खड़ा हो गया। उसने अपनी मां के पैर छुए, जो अभी भी पड़ोसियों की देखरेख में अर्ध बेहोश थीं। काका, मां का ख्याल रखना, राजू ने भारी आवाज में कहा। तू कहां जा रहा है राजू? पुलिस को आने दे। काका ने रोका। पुलिस अमीरों के लिए आती है काका, गरीबों के लिए नहीं। मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूं, और मैं अकेला नहीं जा रहा। 5 एक स्पोर्ट का खम और एक के। राजू ने अपनी झोपड़ी के अंदर से एक बड़ा थैला निकाला। उसने शेरू के काम आने वाले सभी पुर्जे, बैटरियां और हथियार उसमें भर लिए। वह जानता था कि शेरू मर नहीं सकता, वह उसे फिर से जिंदा करेगा, और इस बार वह उसे रक्षक नहीं, संहारक डिस्ट्रॉयर बनाएगा। उस रात एक 13 साल का लड़का अपनी टूटी हुई साइकिल और कबाड़ के थैले के साथ अंधेरे में निकल पड़ा। उसके पास न पैसा था, न ताकत, न कोई सिफारिश। उसके पास सिर्फ एक टूटा हुआ रोबोट, एक भाई का प्यार और एक ऐसा दिमाग था जिससे बड़े बड़े इंजीनियर भी डरते थे। कहानी अभी शुरू हुई थी। चोरों को पता नहीं था कि उन्होंने किसकी बहन को उठाया है। वे एक मेमने को नहीं, बल्कि एक सोए हुए शेर को जगा आए थे। राजू साइकिल को पागलों की तरह भगा रहा था। उसके पीछे धूल का गुबार था और आगे अंधेरा रास्ता। उसका दिल अभी भी घर के आंगन में पड़ा था, जहां उसकी मां बेहोश थी, लेकिन उसका दिमाग पुलिस थाने की ओर भाग रहा था। गांव से शहर का थाना 10 किलोमीटर दूर था। राजू के पैरों में जैसे पहिए लग गए थे। वह थकना भूल गया था। उसे बस गौरी का चेहरा याद आ रहा था। वह डरी हुई होगी, रो रही होगी। आधे घंटे बाद राजू थाने के सामने पहुंचा। थाने की इमारत पीली थी, जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था। बाहर कुछ पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक तरफ कुछ अपराधी जमीन पर बैठे थे और दूसरी तरफ कुछ फरियादी हाथ जोड़े खड़े थे। राजू अपनी साइकिल फेंककर अंदर भागा। उसका हुलिया देखकर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता, बल्कि घिन आती। उसके कपड़े ग्रीस और खून से सने थे, बाल बिखरे थे और आंखों में पागलपन था। साहब, साहब, राजू चिल्लाया। एक मोटे हवलदार ने, जो मेज पर पैर रखकर ऊँघ रहा था, आंखें खोलीं। ए लड़के, क्या शोर मचा रहा है? यह सब्जी मंडी है क्या? साहब, मेरी बहन को उठा ले गए। राजू ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। काले नाग वाले, वे काली गाड़ी में आए थे। साहब, अभी आधा घंटा ही हुआ है। अगर आप अभी गाड़ी निकालें तो उन्हें पकड़ सकते हैं। हवलदार ने धीरे से अपनी पान की पीक थूकी और राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। काला नाग, तूने ज्यादा फिल्में देख ली हैं क्या रे? कौन है तू? कहां से आया है? मैं राजू हूं साहब, गांव के बाहर रहता हूं। वे मेरी अंधी बहन को ले गए। राजू रो पड़ा। साहब, मेरे पास सबूत है। राजू ने अपनी जेब से वह कपड़े का टुकड़ा निकाला जो शेरू के जबड़े में फंसा था। यह देखिए, यह कपड़ा उन गुंडों में से एक का है। इसमें से अजीब बास आ रही है। साहब, यह पक्का सबूत है। हवलदार ने उस मैले कुचैले कपड़े को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। उसने अपनी डंडी से उसे दूर सरकाया। हटा इसे। कबाड़ उठाकर लाया है और कहता है सबूत है। इसे बाहर निकालो, दिमाग खराब करने आ जाते हैं। साहब, प्लीज। राजू गिड़गिड़ाया। वह हवलदार के पैरों में गिर गया। मेरी बहन देख नहीं सकती, वह मर जाएगी। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप तो सरकार हैं। तभी अंदर से थानेदार बाहर आया। उसकी वर्दी कड़क थी, लेकिन आंखों में रहम नहीं था। क्या नाटक है ये? हवलदार ने खड़े होकर सलाम ठोंका। सर, यह पागल लड़का है। कहता है काला नाग गिरोह ने इसकी बहन को उठाया है। सबूत में यह गंदा चिथड़ा दिखा रहा है। थानेदार ने राजू को देखा। ए लड़के, यहां से भाग जा। काला नाग का नाम जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचना। और अगर तेरी बहन गायब हुई है तो जाकर देख, कहीं भाग गई होगी किसी के साथ। गरीबों की लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। राजू को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। उसकी गौरी भाग गई? वह 8 साल की बच्ची जो बिना सहारे के चल नहीं सकती। साहब, वो अंधी है। राजू चिल्लाया। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जुबान लड़ाता है। हवलदार ने डंडा उठाया और राजू के कंधे पर जोरदार वार किया। भाग यहां से, वरना हवालात में डाल दूंगा। चोरी चकारी करके आया होगा और यहां कहानी सुना रहा है। राजू दर्द से कराह उठा, लेकिन शरीर के दर्द से बड़ा दर्द उसके स्वाभिमान का था। उसे समझ आ गया, यह थाना, यह खाकी वर्दी, यह कानून,
यह सब उसके लिए नहीं है। यह सब उन लोगों के लिए है जो गाड़ियों में आते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो साइकिल पर रोते हुए आते हैं। राजू धीरे से उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। अब वहां सिर्फ आग थी। उसने उस कपड़े के टुकड़े को वापस उठाया और अपनी जेब में रखा। ठीक है साहब, राजू ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा। गरीब की मदद भगवान भी नहीं करता, पुलिस क्या करेगी? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। निकल, हवलदार चिल्लाया। राजू थाने से बाहर आया। रात घनी हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। उसने अपनी साइकिल उठाई। अब उसे घर नहीं जाना था। अब उसे उस जगह जाना था जहां से वह कपड़े की गंध आ रही थी। राजू ने उस कपड़े को फिर से सूंघा। वह गंध तीखी थी, रसायनों की, मरे हुए जानवरों की खाल की। राजू कबाड़ का काम करता था। वह शहर के हर कोने को अपनी हथेली की तरह जानता था। यह गंध कानपुर के बाहरी इलाके में मौजूद चमड़ा कारखानों, टैनरीज की थी, लेकिन वहां सैकड़ों कारखाने थे। वह कैसे ढूंढेगा? तभी उसे याद आया, शेरू। शेरू का शरीर तो घर पर नष्ट हो चुका था, लेकिन राजू के थैले में शेरू के अंग थे, और सबसे जरूरी चीज, शेरू का दिमाग, पुराना फोन। राजू ने साइकिल को शहर के पुराने पुल के नीचे मोड़ा। यह जगह सुनसान थी। यहां कोई नहीं आता था। यहां सिर्फ अंधेरा था और बहती हुई नदी की आवाज। यह उसकी कार्यशाला, वर्कशॉप बनेगी। राजू ने अपनी साइकिल को एक खंभे से टिकाया। उसने अपना थैला पलटा। जमीन पर तार, पेचकस, बैटरियां और शेरू के बचे खुचे हिस्से बिखर गए। उसने पुल के खंभे पर लगे एक स्ट्रीट लाइट के बॉक्स को पत्थर से तोड़ा और वहां से बिजली के तार नीचे खींच लिए। यह चोरी थी। यह खंभे पर कपनी बंद हजार कोई बरासा, एक बराजार के पांथ। लेकिन अब नियम मायने नहीं रखते थे। उसने अपना सोल्डरिंग आयरन गर्म किया। उसने शेरू के टूटे हुए सर्किट बोर्ड को देखा। गनीमत थी कि मुख्य चिप बच गई थी। लेकिन अब शेरू को सिर्फ चलना नहीं था, उसे लड़ना था। उसे वह बनना था जिससे शैतान भी डरे। राजू ने आसपास देखा। नदी के किनारे बहुत सा कबाड़ बहकर आता था। उसे वहां एक पुरानी जंग लगी लोहे की जाली मिली। उसने उसे काटा और शेरू के शरीर के लिए एक कवच आर्मर बनाया। अब राजू काम कर रहा था। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। पसीना और बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थीं, लेकिन वह नहीं रुका। उसने शेरू के पैरों में बदलाव किया। पहले रबर के टायर थे, अब राजू ने टायरों में लोहे की कीलें ठोंक दी। अब अगर शेरू किसी के पैर पर चढ़ेगा तो वह पैर बेकार हो जाएगा। आर केक बाद बाद RA। उसने शेरू के मुंह, जहां पहले स्पीकर था, को बदला। उसने अपने थैले से एक पुराना एयर पंप, हवा भरने वाला पंप और कुछ लोहे के छर्रे, बॉल बेयरिंग्स निकाले। उसने एक ऐसी नली बनाई जो हवा के दबाव से इन छर्रों को गोली की तरह दाग सकती थी। यह एक देसी बंदूक थी। यह जान तो नहीं ले सकती थी, लेकिन हड्डी जरूर तोड़ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी आंख। शेरू की हेडलाइट टूट चुकी थी। राजू के पास एक पुराना CCTV कैमरा था जो उसने एक कबाड़ी से खरीदा था। यह कैमरा खराब था, लेकिन उसका लेंस और सेंसर ठीक था। राजू ने उसे शेरू के फोन से जोड़ा। रात के 2 बज रहे थे। राजू की उंगलियां जल रही थीं, आंखें भारी थीं, लेकिन गौरी की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। भैया, भैया। राजू ने आखिरी टांका लगाया। उसने बैटरी के तारों को जोड़ा। इस बार उसने 2 ट्रक की बैटरियां जोड़ी थीं। पावर ज्यादा चाहिए थी। उसने फोन का बटन दबाया। वो मम्मा। इस बार आवाज घड़ घड़ नहीं थी। इस बार एक गहरी, गूंजती हुई हमिंग आवाज थी, जैसे कोई तूफान थमने का इंतजार कर रहा हो। शेरू की नई आंखें जलीं। इस बार पीली रोशनी नहीं थी। राजू ने कैमरे के आगे लाल प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दिया था। अंधेरे पुल के नीचे 2 लाल खूनी आंखें चमक उठीं। उठो मेरे दोस्त, राजू फुसफुसाया। अब तुम खिलौना नहीं हो, अब तुम काल हो। लोहे का वह ढांचा खड़ा हुआ। वह पहले से बड़ा लग रहा था। उसके शरीर पर लगी लोहे की जाली किसी योद्धा के कवच जैसी चमक रही थी। उसके पैरों की कीलें जमीन को खोद रही थीं। राजू ने अपनी जेब से वह कपड़ा निकाला। उसने शेरू के सेंसर, जहां उसने माइक्रोफोन लगाया था, जो अब कान का काम कर रहा था, के पास कपड़ा रखा। सूंघो, राजू ने आदेश दिया। ढूंढो इसे। यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं था कि एक साधारण मशीन गंध सूंघ सके, लेकिन राजू ने एक जुगाड़ किया था। उसने फोन के GPS मैप पर उस इलाके को मार्क कर दिया था
जहां चमड़ा कारखाने थे। उसने शेरू को फॉलो मोड में डाला। अब हम शिकार पर चलेंगे, राजू ने कहा। उसने अपनी कमर पर एक लोहे की चेन बांधी और एक हाथ में बड़ा सा रिंच पना ले लिया। राजू साइकिल पर बैठा, शेरू उसके बगल में दौड़ा। इस बार शेरू की रफ्तार तेज थी। लोहे के पैर सड़क पर चिंगारियां छोड़ रहे थे। वे शहर के औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल हुए। यहाँ की हवा में एसिड और सड़े हुए चमड़े की बदबू थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और उनके ऊपर कंटीले तार लगे थे। सन्नाटा इतना था कि कुत्ते भी भौंकने से डरते थे। राजू एक कारखाने के पास रुका। उसने देखा कि गेट पर कोई नहीं है, लेकिन अंदर रोशनी जल रही है। बाहर एक ट्रक खड़ा था, वही ट्रक जिसके टायरों ने शेरू को कुचला था। राजू ने टायर के निशान पहचाने। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे यहीं हैं। राजू ने साइकिल झाड़ियों में छिपा दी। उसने शेरू को इशारा किया। शेरू बिल्कुल शांत हो गया। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। राजू ने रिमोट से लाइट बंद कर दी ताकि वे अंधेरे में छिप सकें। वे दीवार के एक टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसे। अंदर एक बड़ा गोदाम था। वहां कुछ लोग शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। अरे कालिया, आज का माल तो बढ़िया था, एक गुंडे ने हंसते हुए कहा। वह लड़की अंधी है, लेकिन सेठ उसके अच्छे पैसे देगा। भिखारी गैंग वाले ऐसे बच्चों को बहुत मांगते हैं। राजू का खून खौल उठा। वे गौरी को बेचने की बात कर रहे थे। उसने देखा कि गोदाम के कोने में एक लोहे का पिंजरा है। उसमें कुछ बच्चे बंद थे। वे रो भी नहीं रहे थे, शायद डर के मारे या शायद उन्हें नशा दिया गया था। क्या गौरी भी वहीं थी? राजू को पता था कि वह सीधा हमला नहीं कर सकता। वे 4 लोग थे, हट्टे कट्टे, और शायद उनके पास हथियार भी थे। उसे दिमाग से खेलना होगा। राजू ने शेरू के रिमोट पर एक बटन दबाया। गोदाम के दूसरे कोने में अंधेरे में शेरू ने एक आवाज निकाली। यह आवाज राजू ने रिकॉर्ड की थी। यह एक बच्चे के रोने की आवाज नहीं थी। यह एक भयानक मशीनी गुर्राहट थी। ग्रर, खड़ खड़ खड़। गुंडे चौंक गए। यह क्या आवाज थी? कालिया ने पूछा। शायद कोई कुत्ता घुस आया होगा, दूसरे ने कहा। मैं देखता हूं। एक गुंडा लाठी लेकर अंधेरे की तरफ बढ़ा। राजू ने अपनी सांस रोक ली। गुंडा वहां पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। वहां कुछ नहीं था। अरे, यहां तो कोई नहीं है, वह पलटा। तभी ऊपर से एक लोहे के मचान के ऊपर से 2 लाल आंखें जलीं। शेरू वहां बैठा था। राजू ने उसे चुंबक मैग्नेट वाले पैरों से लोहे के खंभे पर चढ़ा दिया था। गुंडे ने ऊपर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भूत, वह चिल्लाया। इससे पहले कि वह भाग पाता, शेरू ने छलांग लगा दी। लोहे का वह 50 किलो का ढांचा सीधा गुंडे के सीने पर गिरा। धड़ाम। गुंडा चित्त हो गया। उसकी पसलियां टूट गईं। वह चीख भी नहीं पाया। शेरू उसके ऊपर खड़ा होकर गुर्राया। उसका मुंह एयर गन गुंडे के चेहरे की तरफ था। बाकी 3 गुंडे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें कट्टे निकाल ली। कौन है वहां? बाहर निकल, कालिया चिल्लाया। राजू अंधेरे से बाहर आया। उसके एक हाथ में रिमोट था और दूसरे हाथ में लोहे का रिंच। उसका चेहरा किसी 13 साल के बच्चे का नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध लेने वाले देवता का लग रहा था। मेरी बहन को छोड़ दो, राजू ने शांत आवाज में कहा, वरना आज यहां से कोई अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं जाएगा। गुंडे हंसे। अरे, यह तो वही कबाड़ी का पिल्ला है। और यह क्या लाया है? खिलौना? कालिया ने बंदूक तानी। उड़ा दे इसे। गोली चली। ढिशकी आयूं। राजू जमीन पर लेट गया। गोली उसके कान के पास से निकल गई। शेरू, हमला, राजू चिल्लाया। शेरू, जो अभी भी गिरे हुए गुंडे के ऊपर था, बिजली की तेजी से मुड़ा। राजू ने फायर बटन दबाया। छपाक छपाक। शेरू के मुंह से लोहे के छर्रे निकले। एक छर्रा कालिया के हाथ पर लगा। बंदूक उसके हाथ से छूट गई। दूसरा छर्रा दूसरे गुंडे के घुटने पर लगा। वह चीखता हुआ गिर पड़ा। यह कोई खिलौना नहीं है, यह राक्षस है, वे चिल्लाए। गोदाम में अफरा तफरी मच गई। शेरू एक छाया की तरह इधर से उधर भाग रहा था। कभी वह मेज के नीचे घुसता, कभी ड्रम के ऊपर चढ़ता। गुंडे उस पर गोली चला रहे थे, लेकिन गोलियां उसके लोहे के कवच से टकराकर टन टन की आवाज के साथ गिर रही थीं। राजू ने भी मौका नहीं छोड़ा। वह रेंगता हुआ पिंजरे की तरफ बढ़ा। वहां ताला लगा था। उसने अपना रिंच उठाया और ताले पर दे मारा। 1 बार, 2 बार। ताला कमजोर था, टूट गया। अंदर गौरी और 3 और बच्चे थे। वे सब बेहोशी की हालत में थे। गौरी, राजू ने उसे हिलाया। उठो।
गौरी ने हल्की सी आंखें खोली। भैया, हाँ मैं आ गया, चलो हमें भागना होगा। लेकिन तभी राजू को अपनी गर्दन पर एक ठंडी धातु महसूस हुई। बहुत खेल लिया बेटा, एक भारी आवाज आई। यह गिरोह का सरदार था जो अब तक अंदर के कमरे में था। उसने राजू के सिर पर बंदूक रख दी थी। अपने उस लोहे के कुत्ते को रोक दे, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा, सरदार ने कहा। राजू जम गया। उसने शेरू की तरफ देखा। शेरू एक गुंडे की छाती पर पैर रखकर खड़ा था और उसका भोंपू हॉर्न बजने ही वाला था। रुक जाओ शेरू, राजू चिल्लाया। शेरू रुक गया। उसकी लाल आंखें सरदार की तरफ घूम गईं। होशियार, सरदार हंसा। बड़ा दिमाग वाला है तू। यह मशीन तूने बनाई, बढ़िया है। अब यह मशीन भी मेरी और तू भी मेरा। हम तुझसे ऐसे ही 100 खिलौने बनवाएंगे और अरबों कमाएंगे। राजू ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ा। वह फंस गया था। अगर वह हिलता तो गोली चल जाती। सरदार ने रस्सी मंगवाई। बांध दो इन सबको और इस मशीन को तोड़कर देखिए इसके अंदर क्या है। गुंडे, जो अभी भी दर्द से कराह रहे थे, रस्सियां लेकर आगे बढ़े। राजू की आंखों में बेबसी आ गई। क्या इतनी मेहनत बेकार गई? क्या भगवान सच में सो रहे हैं? तभी राजू की नजर शेरू के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां एक तार थोड़ा ढीला था। वह तार हाई वोल्टेज कैपेसिटर का था जो उसने तसर मच्छर रैकेट से निकाला था। और शेरू इस समय पानी के एक बड़े गड्ढे के पास खड़ा था जो छत से टपकने के कारण बना था। सरदार भी उसी पानी में खड़ा था। राजू के दिमाग ने 1 सेकंड में गणना कैलकुलेशन कर ली। अंकल, राजू ने मासूमियत से कहा, शेरू को मत तोड़ना, मैं आपको रिमोट दे देता हूं। सरदार हंसा। ला दे। राजू ने रिमोट आगे बढ़ाया। सरदार ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही सरदार का ध्यान भटका, राजू ने रिमोट पर एक गुप्त कोड दबाया। वह बटन जो आत्मघाती मोड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट जैसा था, लेकिन असल में वह शॉक मोड था। शेरू ने एक झटका खाया। उसके शरीर से जुड़े सारे अर्थिंग वायर जमीन से टच हो गए। छटाक, जिज। बिजली का एक तेज झटका पानी में दौड़ गया। चूंकि सरदार और उसके गुंडे पानी में खड़े थे, उन्हें 400 वोल्ट का झटका लगा। उनका शरीर अकड़ गया। वे चीख भी नहीं पाए, बस थरथरा कर गिर पड़े। राजू, जो सूखी लकड़ी के पट्टे पर खड़ा था, बच गया। भागो, राजू चिल्लाया। उसने गौरी को कंधे पर उठाया। बाकी बच्चों को इशारा किया। वे सब गोदाम के बाहर भागे। शेरू, जिसका सर्किट अब जलने की कगार पर था, फिर भी लड़खड़ाता हुआ उनके पीछे आया। वे बाहर निकले, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। फैक्ट्री का सायरन बज उठा था और भी गुंडे जाग गए थे। और सबसे बड़ी बात, मुख्य गेट बंद था और पीछे से और भी गाड़ियां आ रही थीं। राजू ने देखा कि शेरू के शरीर से धुआं निकल रहा है। उसका वफादार सिपाही अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। भैया, शेरू को क्या हुआ? गौरी ने पूछा। उसे जलने की बदबू आ रही थी। वह बस थक गया है, राजू ने झूठ बोला। अब उनके सामने 10 फुट ऊंचा लोहे का गेट था और पीछे से बंदूकों की गोलियों की आवाज आ रही थी। राजू ने चारों तरफ देखा। कोई रास्ता नहीं था। क्या वे यहां आकर भी हार जाएंगे? तभी रात के अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। एक जीप की हेडलाइट। क्या यह और गुंडे थे? राजू ने गौरी को अपने पीछे छिपा लिया। उसने अपना रिंच उठाया। वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। जीप रुकी। उसमें से एक वर्दीधारी आदमी उतरा, लेकिन यह पुलिस की खाकी वर्दी नहीं थी। यह गहरे हरे रंग, ऑलिव ग्रीन की वर्दी थी। फौजी, कौन हो तुम लोग? एक कड़क आवाज आई। राजू ने देखा। वह एक सेना का अधिकारी था। शायद कोई गश्त लगा रहा था या किसी गुप्त सूचना पर आया था। साहब, हम बच्चे हैं, हमें बचा लो, राजू चिल्लाया। जीप से उतरा हुआ वह फौजी कोई साधारण सिपाही नहीं था। वह कैप्टन विक्रम थे, भारतीय सेना की खुफिया यूनिट के एक जांबाज अफसर। वे इस इलाके में हथियारों की तस्करी की एक गुप्त सूचना पर रेकी रेचे कर रहे थे, लेकिन नियति उन्हें इस गोदाम तक ले आई थी। कैप्टन विक्रम ने एक ही नजर में स्थिति को भांप लिया। एक तरफ खून के प्यासे गुंडे और दूसरी तरफ 2 डरे हुए बच्चे और एक अजीब सी मशीन जिससे धुआं निकल रहा था। नीचे झुक जाओ, कैप्टन चिल्लाए। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गुंडों की तरफ फायर किया। धाएं धाएं। 2 गुंडे जो आगे बढ़ रहे थे डरकर पीछे छिपे। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, कैप्टन ने राजू और गौरी को इशारा किया।
राजू ने गौरी को जीप की पिछली सीट पर धक्का दिया। वह खुद भी कूद कर चढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें पीछे टिकी थीं। शेरू, उसका शेरू अभी भी वहीं खड़ा था, धीरे धीरे उनकी तरफ घिसट रहा था। उसका पिछला पैर पूरी तरह टूट चुका था और उसके शरीर से चिंगारियां निकल रही थीं। आओ शेरू, राजू चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि शेरू पास आता, गोदाम के अंदर से एक भारी मशीन गन की आवाज गूंजी। तड़ 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 तड़। गुंडों का सरदार, जो बिजली के झटके से अब संभल चुका था, एक भारी राइफल लेकर बाहर आ गया था। गोलियां जीप के लोहे की बॉडी से टकराईं। कैप्टन विक्रम ने जीप के टायर को घूमिया और उसे शेरू और बच्चों के बीच में खड़ा कर दिया, एक ढाल की तरह। बच्चे, वह मशीन छोड़ दो, वह अब नहीं चल सकती, कैप्टन चिल्लाए। हमें यहां से निकलना होगा। नहीं साहब, वह मेरा दोस्त है। राजू जिद पर अड़ा था। राजू जीप से नीचे कूदा। गोलियां उसके आसपास धूल उड़ा रही थीं। उसने शेरू को, जो लगभग 50 किलो का था, अपनी पतली बाहों से घसीटा और जीप के पिछले हिस्से में लाद दिया। पागल लड़के, मरना है क्या? कैप्टन बड़बड़ाए, लेकिन उनकी आंखों में इस लड़के की हिम्मत के लिए एक चमक आ गई। कैप्टन ने एक्सीलेटर दबाया। जीप धूल उड़ाती हुई गेट की तरफ भागी, लेकिन गुंडे तैयार थे। सरदार ने अपने वॉकी टॉकी पर कुछ चिल्लाया था। जैसे ही जीप मुख्य गेट के पास पहुंची, एक बड़ा ट्रक अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसने गेट का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। राजू का दिल बैठ गया। आगे ट्रक, पीछे गुंडे, वे फंस गए थे। कैप्टन ने ब्रेक मारा। जीप घिसटती हुई रुकी। हम घिर गए हैं, कैप्टन ने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने अपनी बंदूक चेक की। सिर्फ 3 गोलियां बची थीं। पीछे से गुंडों की 3 जीपें आ रही थीं। वे लोग उन्हें मारने नहीं, बल्कि तड़पाने आ रहे थे। सरदार की आवाज लाउड स्पीकर पर गूंजी। फौजी हो या कोई भी, आज यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, तो शायद तुम्हें एक आसान मौत मिले। कैप्टन विक्रम ने राजू की तरफ देखा। डरो मत बेटा, भारतीय फौज अपने नागरिकों को कभी दुश्मनों के हवाले नहीं करती। लेकिन राजू देख रहा था कि कैप्टन के माथे पर पसीना है। वह जानता था कि यह लड़ाई वे हार रहे हैं। उनके पास हथियार नहीं थे, रास्ता बंद था और दुश्मन बहुत ज्यादा थे। तभी जीप के पिछले हिस्से में एक हरकत हुई। शेरू, जो अब तक शांत पड़ा था, उसने अपना सिर कैमरा उठाया। उसकी लाल आंखें, जो अब मध्यम पड़ चुकी थीं, राजू की तरफ घूमी। शेरू के अंदर से एक आवाज आई, बीप बीप बीप। यह बैटरी खत्म होने का संकेत था, या शायद कुछ और। राजू शेरू के पास गया। उसने शेरू के खुले हुए सर्किट बॉक्स को देखा। वहां एक लाल तार था जो सीधे मुख्य बैटरी से जुड़ा था। राजू ने यह तार एक खास मकसद के लिए लगाया था, ओवरलोड के लिए। अगर कभी शेरू की मोटर खराब ने कुछ नहीं है, जाम हो जाए, तो यह तार सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ देता था ताकि पहिए घूम सकें। लेकिन अगर इसे बिना मोटर के चालू किया जाए, तो यह बैटरी फट सकती थी, एक बम की तरह। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि रास्ता कैसे खुलेगा। सामने खड़ा ट्रक तेल डीजल का टैंकर नहीं था, लेकिन उसके नीचे डीजल की टंकी जरूर थी। अगर कोई छोटी चीज जो नीचे से जा सके, वहां जाकर फट जाए। राजू ने शेरू के टूटे हुए मुंह पर हाथ फेरा। लोहे की वह ठंडक आज उसे बहुत गर्म लग रही थी। माफ करना दोस्त, राजू फुसफुसाया। उसका गला भर आया था। मैंने तुझे मेरी बहन की रक्षा के लिए बनाया था। आज तुझे अपना वादा निभाना होगा। शेरू ने जैसे उसकी बात समझी हो। उसके अंदर की मोटर ने एक हल्की घुर की आवाज की। राजू ने अपनी जेब से एक पेचकस निकाला। उसने शेरू के सिस्टम को मैनुअल मोड में डाला। उसने ओवरलोड सर्किट को टाइमर से जोड़ दिया। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। क्या कर रहे हो? कैप्टन ने पूछा, जो अभी भी खिड़की से बाहर फायर कर रहे थे। साहब, रास्ता खोलने की तैयारी, राजू ने कहा। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। अब रोने का वक्त नहीं था। राजू ने जीप का पिछला दरवाजा खोला। जाओ शेरू, राजू चिल्लाया। जाओ और दिखा दो कि तुम सिर्फ लोहा नहीं हो। राजू ने शेरू को धक्का दिया। शेरू जमीन पर गिरा। उसका एक पैर टूटा था, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता था। वह घिसटा। उसके 3 पहिए और एक टूटा हुआ लोहे का स्टंप जमीन को खुरच रहे थे। कड़कड़ कड़कड़। गुंडे जो पीछे से आ रहे थे और ट्रक के पास खड़े पहरेदार, उन्होंने इस अजीब मशीन को अपनी तरफ आते देखा। यह क्या है? खिलौना भेज रहा है? वे हंसे। सरदार ने दूरबीन से देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह टूटा हुआ कबाड़ क्या कर लेगा।
उड़ा दो इसे भी, सरदार ने हुक्म दिया। गोलियां शेरू पर बरसने लगीं। टन टन टन। एक गोली शेरू की बैटरी के पास लगी, चिंगारी निकली, लेकिन शेरू नहीं रुका। राजू ने उसे रिमोट से नहीं बल्कि ऑटो पायलट टारगेट लॉक पर डाला था। लक्ष्य था सामने वाले ट्रक का डीजल टैंक। शेरू गोलियों की बौछार के बीच रेंगता रहा। उसकी लोहे की जाली कवच अब जगह जगह से फट चुकी थी। उसका कैमरा आंख फूट गया था। वह अंधा होकर सिर्फ अपने सेंसर के सहारे गर्मी हेट की तरफ बढ़ रहा था। ट्रक का इंजन गर्म था। 20 सेकंड। राजू जीप में बैठा मुट्ठी भींचे देख रहा था। गौरी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। भैया, शेरू कहाँ है? वह रास्ता बना रहा है गौरी। वह अभी हीरो बनेगा। 15 सेकंड। शेरू ट्रक के बिल्कुल पास पहुंच गया था। पहरेदारों को अब डर लगने लगा था। यह मशीन रुक क्यों नहीं रही? टायर पर मारो, एक चिल्लाया। एक गोली शेरू के बचे हुए सही पहिए पर लगी। शेरू लुढ़क गया। वह उल्टा हो गया। उसके पहिए हवा में घूमने लगे। नहीं, राजू चीखा। गुंडे हंसने लगे। खत्म हो गया खेल। लेकिन वे भूल गए थे कि शेरू के पास पैर नहीं, जुनून था। शेरू के पीछे लगा हुआ हाइड्रोलिक जैक जो राजू ने उसे खड़ा करने के लिए लगाया था, अचानक खुला। शेरू ने खुद को धक्का दिया और सीधा हो गया। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर ट्रक के नीचे छलांग लगा दी। वो सन। शेरू अब ट्रक के डीजल टैंक के ठीक नीचे था। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अलविदा मेरे दोस्त। लेंग। गोदाम का सन्नाटा एक जोरदार धमाके से टूट गया। बूम। धमाका इतना तेज था कि जमीन हिल गई। शेरू की बैटरियां ओवरलोड होकर फटीं और उस धमाके ने ट्रक के डीजल टैंक को फाड़ दिया। आग का एक विशाल गोला हवा में उठा। ट्रक का पिछला हिस्सा हवा में उछल गया। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। ट्रक के पास खड़े गुंडे जान बचाकर भागे। राजू, अब! कैप्टन विक्रम चिल्लाए। यह मौका था। आग और धुएं के बीच रास्ता खुल गया था। कैप्टन ने जीप का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। इंजन दहाड़ा। जीप आग की लपटों के बीच से गुजरी। गर्मी इतनी थी कि जीप का पेंट झुलसने लगा। राजू ने गौरी का सिर नीचे दबा लिया। वे जलते हुए ट्रक के मलबे के बगल से निकले। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। वहां आग के बीचों बीच उसे लोहे का एक काला पिघला हुआ टुकड़ा दिखाई दिया। वह अब कुत्ते जैसा नहीं लग रहा था। वह सिर्फ जलता हुआ लोहा था। लेकिन राजू को लगा जैसे वह लोहा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। तेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा, राजू ने मन ही मन कसम खाई। जीप धुएं को चीरती हुई बाहर सड़क पर आ गई। पीछे से गोलियां अभी भी चल रही थीं, लेकिन अब वे आजाद थे। कैप्टन विक्रम ने जीप को मुख्य सड़क पर दौड़ा दिया। उन्होंने अपना वायरलेस सेट उठाया। अल्फा 1 टू बेस, अल्फा 1 टू बेस, कोड रेड, मुझे बैकअप चाहिए। लोकेशन सेक्टर 4, चमड़ा मंडी। मेरे साथ 2 सिविलियन हैं। रिपीट, 2 सिविलियन हैं। जीप अब सुरक्षित दूरी पर थी। कैप्टन ने स्पीड कम की। उन्होंने रियरव्यू मिरर में राजू को देखा। लड़का चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके गालों पर लगी कालिख को धो रहे थे। गौरी उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी, शायद डर और थकान के कारण। तुम ठीक हो बेटा? कैप्टन ने नरमी से पूछा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी खाली हथेलियों को देख रहा था। जिन हाथों ने शेरू को बनाया था, उन्हीं हाथों ने उसे मौत के लिए भेजा। कैप्टन ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में गुजारी है, उन्होंने कहा। मैंने बहुत से बहादुर जवान देखे हैं, लेकिन आज मैंने जो देखा वह मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारा वह दोस्त, वह मशीन, उसमें कई इंसानों से ज्यादा जान थी। राजू ने धीरे से सिर उठाया। वह मशीन नहीं था साहब। राजू की आवाज टूटी हुई थी। वह मेरा भाई था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। जीप सेना की छावनी कैंट के बड़े लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। यहां शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे। तिरंगा शान से लहरा रहा था। जीप रुकी। कई सैनिक दौड़कर आए। कैप्टन विक्रम नीचे उतरे। वह लंगड़ा रहे थे, शायद पैर में चोट लगी थी। मेडिक, बच्चों को देखो, कैप्टन ने आदेश दिया। राजू को जीप से नीचे उतारा गया। उसके पैर सुन्न हो गए थे। एक सैनिक ने गौरी को गोद में उठाया। राजू ने पलटकर जीप के पिछले हिस्से को देखा। वहां जहां शेरू लेटा था, अब सिर्फ काला निशान और थोड़ा सा तेल बचा था। कुछ घंटों बाद कैप्टन विक्रम के ऑफिस में। राजू को नहलाया गया था और उसे साफ कपड़े जो थोड़े बड़े थे दिए गए थे।
गौरी को डॉक्टरों ने चेक किया था और वह अब सुरक्षित दूसरे कमरे में सो रही थी। कैप्टन विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर राजू का वह थैला रखा था। राजू, कैप्टन ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया है। पुलिस उस गैंग को पकड़ लेगी। तुम्हारी बहन सुरक्षित है। धन्यवाद साहब, राजू ने सिर झुकाकर कहा। अब मैं जाऊं? मुझे मां के पास जाना है। ठहरो, कैप्टन ने उसे रोका। उन्होंने राजू के थैले से एक चीज निकाली। वह शेरू का दिमाग था। वह जला हुआ सर्किट बोर्ड और मेमोरी चिप जो राजू ने जीप में बैठने से पहले आखिरी पल में शेरू के मलबे से खींच लिया था। फ्लैशबैक। राजू की आंखों में चमक आ गई। तुमने उसे बचा लिया था? कैप्टन मुस्कुराए। जी साहब, राजू ने धीरे से कहा। शरीर चला गया पर आत्मा बच गई। मैं उसे फिर बनाऊंगा, इस बार और बेहतर। कैप्टन विक्रम अपनी कुर्सी से उठे। वह राजू के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू, तुम जानते हो, फौज को तुम्हारे जैसे दिमाग की जरूरत है। हम बड़े बड़े आईआईटी ईस्ट से इंजीनियर लाते हैं, करोड़ों की मशीनें खरीदते हैं, लेकिन जो जुगाड़ और जज्बा तुम्हारे पास है वह किसी किताब में नहीं मिलता। राजू ने अचरज से उन्हें देखा। साहब, मैंने अपने सीनियर से बात की है, कैप्टन ने कहा। भारतीय सेना की एक खास विंग है, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कबाड़ से सोना बना सकें। राजू का दिल जोर से धड़का। क्या यह वही सपना था जो वह कबाड़ बीनते समय देखता था? लेकिन मेरी मां, मेरी बहन, और मैं तो स्कूल भी नहीं गया। राजू हिचकिचाया। उसकी चिंता हम करेंगे, कैप्टन ने भरोसा दिलाया। तुम्हारी मां का इलाज फौज के अस्पताल में होगा। गौरी को हम ऐसे स्कूल में डालेंगे जहां वह पढ़ना सीख सके। और तुम देश के लिए बनाओगे। क्या तुम तैयार हो? राजू ने खिड़की से बाहर देखा। वहां मैदान में एक असली टैंक खड़ा था, बड़ा, शक्तिशाली, लोहे का शेर। उसने अपनी मुट्ठी में शेरू की चिप को भींचा। हां साहब, राजू ने दृढ़ता से कहा। मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैप्टन ने भौहें चढ़ाई। मेरा अगला प्रोजेक्ट, उसका नाम शेरू होगा। मेक बात। कैप्टन विक्रम हंसे और उन्होंने सैल्यूट किया। मंजूर है छोटे उस्ताद, मंजूर है। भारत में हजारों ऐसे प्रतिभाएं हैं जो साधनों की कमी में दम तोड़ देती हैं। राजू की कहानी उन सबको समर्पित है जो कूड़े में भी सपने देखते हैं।